हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम जोफ्री चौसर एक जो पोइट रहे हैं उनकी पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके एक वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द रोमांस ऑफ द रोज़। पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं रोमांस ऑफ द रोज़, ये इनके फ्रेंच पीरियड, चौसर साहब जो हैं इनके 3 पीरियड रहे थे बेसिकली, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड, जिसमें इन्होंने ये वर्क जो है वो लिखा था फ्रेंच पीरियड के टाइम पर। तो बेसिकली बात करते हैं तो 1360 के आसपास जो है ये वर्क लिखा गया था। और इसकी अगर हम बेसिकली ट्रांसलेशन देखते हैं इस वर्ड की, द रोमांस ऑफ द रोज़, तो उसकी बेसिकली ट्रांसलेशन होती है रोमांस ऑफ द रोज़। और इसमें ये जो वर्ड आया है रोज़, ये एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, यानी कि यहाँ पर रोज़ का मीनिंग रोज़ न होकर या तो कोई लवर या लव या फिर ब्यूटी की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन हमने देख ली, रोमांस ऑफ द रोज़ होएगी। और ये फ्रेंच ऑथर्स थे कुछ जिनका नाम है गिलॉम डे लॉरिस और एक हैं जैन डे मेन। इनका एक वर्क था ला रोमन डे ला रोज़। इसी की ये ट्रांसलेशन मानी जाती है कि ये फ्रेंच ऑथर्स थे, इन्होंने एक पोएम लिखी थी ला रोमन डे ला रोज़, उसी की ये ट्रांसलेशन मानी जाती है इंग्लिश में, जो इन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चूज़ किया था चौसर साहब ने लिखने के लिए राइटिंग में, तो उसी लैंग्वेज में इन्होंने ये ट्रांसलेट की थी। तो बेसिकली ये फ्रेंच एलेगोरिकल पोएम मानी जाती है, यानी कि एक एलेग्री है। अब बात करें तो ये पोएम जो है बेसिकली लिखी गई है ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स में। कपलेट्स हैं तो 2 लाइन का स्टेंजा होगा, ये बेसिक सी बात है हमारे सामने कि 2 लाइन का स्टेंजा रहेगा इसमें। और ऑक्टासिलेबिक है तो 1 लाइन में, यानी कि इन 1 लाइन देयर मस्ट बी 8 सिलेबल्स, यानी कि एक ही लाइन में आपको 8 सिलेबल देखने को मिलेंगे। ये हमने पहले भी बात की है पिछली वीडियोस में। तो ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स में ये पोएम जो है वो लिखी गई है, ये हमें ध्यान रखना है, द रोमांस ऑफ द रोज़। और एलेग्री की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी जो है एक एलेगोरिकल पोएम है या एलेगोरिकल ड्रीम है, यानी कि एक एलेग्री है। एलेग्री क्या होता है, कोई भी हम स्टोरी मान लें या फिर कोई प्ले पिक्चर, ये जो है उनमें कोई भी कैरेक्टर होगा वो एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया जाएगा, एज अ सिंबल यूज़ किया जाएगा, तो उसे हम एलेग्री कहते हैं। बेसिकली एलेग्री का एक और मीनिंग भी होता है कि स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जिसमें सिंबल्स के थ्रू किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रोज़ है तो रोज़ का मीनिंग यहाँ पर गुलाब नहीं होगा, वो किसी चीज़ की ब्यूटी को या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा रोज़ के थ्रू। तो इस तरह से ये एक एलेगोरिकल ड्रीम है, यानी कि एक सिंबॉलिज्म हम मान सकते हैं कि ये एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं, सो दिस बुक वॉज ऑलमोस्ट अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ फ्रेंच वर्क ला रोमन डे ला रोज़, रिटन बाय जॉन डे मेन एंड गिलोम डे लॉरिस। तो जॉन डे मेन थे और गिलोम डे लॉरिस थे, उनका फ्रेंच वर्क था एक ला रोमन डे ला रोज़, उसका लगभग ट्रांसलेटेड वर्जन माना जाता है। हालांकि ये जो वर्क था ला रोमन डे ला रोज़, ये अप्रोक्सीमेटली 17,000 के आसपास लाइनें मानी जाती हैं इसमें, जिसमें शुरुआती 5,000 लाइनें लिखी गई थी, उसके लगभग 40 साल बाद जो है कुछ और लाइनें इसमें ऐड की गई थी। लेकिन इसका ये जो ट्रांसलेटेड वर्जन है इसमें अप्रोक्सीमेट 7,000 के आसपास लाइन्स जो हैं मान सकते हैं हम। सो द स्टोरी बिगिंस विद एन एलेगोरिकल ड्रीम। एक एलेगोरिकल ड्रीम के थ्रू ये स्टोरी जो है वो शुरू होती है, एक सिंबल ड्रीम है उससे शुरू हो रही है, इन विच द नरेटर रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम द गॉड ऑफ लव ऑन गेनिंग हिज लेडीज फेवर। तो इसमें क्या हो रहा है, जो नरेटर है उस नरेटर के बारे में बात की जा रही है कि वो नरेटर को जो है अपनी लेडी का जो पक्ष है उसको पाने के लिए, यानी कि अपनी लेडी का फेवर लेने के लिए गॉड ऑफ लव से, यानी कि जो प्रेम के देवता हैं उनसे कोई फेवर मिलता है, उनसे कोई सलाह मिलती है। एंड हर लव बीइंग सिम्बोलाइज्ड बाय अ रोज़ ही इज़ अनएबल टू गेट टू द रोज़। अब बात की जा रही है कि ये जो नरेटर है
ये अपने प्यार को पाना चाहता है। सो हर लव बीइंग सिम्बोलाइज्ड बाय अ रोज़, तो उसके प्यार को किस तरह से सिम्बोलाइज किया जा रहा है, एक रोज़ के थ्रू, यानी कि उसके प्यार को एक रोज़ कहा जा रहा है, उसके लव को एक रोज़ कहा जा रहा है। और वो जो नरेटर है उस रोज़ को पा नहीं सकता है, उस रोज़ को नहीं पा रहा है, वो उसे गेट नहीं कर रहा है, उस पर उस तक पहुंचने में वो सक्षम नहीं है। ये चीज़ हमें इसमें बताई गई है। तो ये इसके फर्स्ट पार्ट में था। इसमें 3 पार्ट बताए गए हैं, ए बी एंड सी। तो ये फर्स्ट फ्रेगमेंट हो गया। अब सेकंड फ्रेगमेंट या सेकंड पार्ट में क्या बात की गई है, सो द सेकंड पार्ट इज़ अ सैटायर। अब ये एक सैटायर है, ये ध्यान रखना है हमें। तो ए सैटायर ऑन द मोर्स ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट टू कोर्टिंग रिलीजियस ऑर्डर्स एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी। अभी जो सेकंड पार्ट है या सेकंड फ्रेगमेंट है, इसमें बात की गई है कोर्टिंग की, जो उस टाइम पर रिलीजियस ऑर्डर्स थे, यानी कि उस टाइम की धार्मिक व्यवस्था थी उसकी, और साथ ही साथ रिलीजियस हिपोक्रेसी की, यानी कि जो धार्मिक पाखंड वगैरह किए जाते थे, रिलीजियस पाखंड किए जाते थे, उसके अकॉर्डिंग या उससे रिलेटेबल करते हुए उस टाइम के जो रीति रिवाज थे उनके ऊपर ये एक सैटायर बताया गया सेकंड पार्ट में, कि उस टाइम पर क्या क्या रिलीजियस ऑर्डर्स चलते थे, क्या क्या रिलीजियसली हिपोक्रेसी होती थी और कोर्टिंग होती थी, उसके ऊपर एक सैटायर है, उसके ऊपर एक व्यंग्य है सेकंड पार्ट में पूरी तरह से। And in the second fragment, the narrator is able to kiss the rose, but then the allegorical character jealousy builds a fortress encircling it so that the narrator does not have access to it. अब बात की गई है कि जो नरेटर था उसका लव रोज से सिंबलाइज किया गया था। अब सेकंड पार्ट में वो नरेटर है, वो अपने प्यार को यानी कि उस रोज़ को किस करने के एबल है, उसको किस कर सकता है वो, लेकिन तभी अचानक से एक एलेगोरिकल कैरेक्टर आता है, यानी कि एक सिंबॉलिक कैरेक्टर और आता है। पहले तो रोज़ जो है उसको सिंबलाइज कैरेक्टर बताया गया है, एलेगोरिकल कैरेक्टर बताया गया है। अब दूसरा कैरेक्टर है, एलेगोरिकल कैरेक्टर है वो भी, यानी कि वो भी एक सिंबल ही है, जेलसी। जेलसी नाम का एक कैरेक्टर और बता दिया है। वो जेलसी नाम का कैरेक्टर क्या करता है, वो ये जो रोज़ है उसके चारों तरफ एक फोर्ट्रेस, एक किला बना देता है, एक गोल सा किला बना देता है, जिसमें ये कैद हो जाता है, फिर रोज़ कैद हो जाती है। तो जो नरेटर है उस तक पहुंच ही नहीं पाता है, यानी कि उस तक पहुंच ना हो सके, इसके लिए जेलेसी नाम का कैरेक्टर रोज़ नाम के कैरेक्टर के अराउंड एक किला, एक फोर्ट्रेस जो है वो बना देता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कोर्टिंग। कोर्टिंग वो राज दरबार वाला कोर्ट वगैरह नहीं है। यहाँ पर कोर्टिंग का मीनिंग है, कोर्टिंग के अंदर क्या होता है, एक तो हम मानते हैं डेटिंग, यानी कि कोई बंदा है वो एक लड़की के साथ डेट कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट है उनकी, तो वो इंडिपेंडेंटली डेट कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी मर्जी से। लेकिन कोर्टिंग के अंदर क्या होता है, हमें पेरेंटल अप्रूवल भी चाहिए होता है, यानी कि पेरेंट्स से सहमति भी चाहिए होती है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट होना इसमें ज़रूरी है कोर्टिंग के अंदर, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। तो यही चीज़ बताई है कि कोर्टिंग होती थी उस टाइम पर। सेकंड फ्रैगमेंट में ये बताया गया है कि कोर्टिंग होती थी, यानी कि अगर आपको एक दूसरे से प्यार करना है, शादी करनी है, तो पेरेंट्स का अप्रूवल उस टाइम इस चीज़ में ज़रूरी बताया गया था। सेकंड फ्रैगमेंट के अंदर ये चीज़ बताई गई है हमें। और अब थर्ड फ्रैगमेंट या सी पार्ट जो हम कह रहे थे, उसमें क्या बताया गया है, सो इन द थर्ड फ्रैगमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन टेक्स अप द पोएम 5000 लाइन्स आफ्टर द सेकंड फ्रैगमेंट एंड्स। तो अब इसके थर्ड फ्रैगमेंट की बात की गई है कि जो सेकंड फ्रैगमेंट है उसका एंड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन के थर्ड फ्रैगमेंट में क्या होता है, पोएम की अप्रोक्सीमेट 5000 लाइन्स बताई गई हैं। एंड एट द बिगिनिंग द गॉड ऑफ लव इज प्लानिंग टू अटैक द फोर्ट्रेस ऑफ जेलसी विद हिज बैरन्स। अब उसमें थर्ड फ्रैगमेंट में क्या बताया गया है कि ये जो गॉड ऑफ लव है, यानी कि जो प्यार का देवता है, प्रेम का देवता है, वो अपने बैरन्स के साथ, यानी कि उसके जो साथी हैं, उसके जो सरदार साथी हैं, यानी कि बैरन्स हैं, उनके साथ मिलकर ये जेलसी नाम के जेलसी ने जो फोर्ट्रेस, जो किला बनाया है, उस पर अटैक करने के बारे में बात कर रहे हैं, कि उस पर हमला करने के लिए एक तरह से कोई योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। द रेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट इज अ कन्फेशन गिवन बाय फॉल्स सेम्बलेंट और फॉल्स सीमिंग, which is a treatise on the ways in which men are false to one another, especially the clergy to their parishioners.
यहाँ पर एक और कैरेक्टर है फॉल्स सैम्बलेंट। फॉल्स सैम्बलेंट जिसे फॉल्स सीमिंग हम कह सकते हैं, या फिर गलत दिखना या फिर गलत प्रतीत होना, ये चीज़ हम कह सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टर बताया गया जो कि एलेगोरिकल कैरेक्टर है। तो हमने बात की कि गॉड ऑफ लव अपने साथियों के साथ मिलकर जेलेसी के किले पर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हैं। और उसके बाद के फ्रेगमेंट में क्या होता है, यानी कि थर्ड फ्रेगमेंट के एंडिंग में या बीच में क्या होता है, तो उस फ्रेगमेंट के बाकी के पार्ट में फॉल्स सैम्बलेंट या फिर जो गलत प्रतीत होने वाली जो चीज़ है उसके थ्रू एक बयान दिया गया है, यानी कि एक कन्फेशन दिया गया है। और उसमें क्या कन्फेशन दिया गया है कि वो सारे जो तरीके हैं या फिर उन वेज पर जो एक ग्रंथ है वो है, या हम इसे ट्रीटीज़ कह सकते हैं। यानी कि इस फ्रेगमेंट में क्या बात की गई है, बाकी के फ्रेगमेंट में एक कन्फेशन के बारे में बात की गई है, जो कन्फेशन किसने दिया है, फॉल्स सैम्बलेंट ने। और ये इतना बड़ा कन्फेशन है कि एक ट्रीटी के रूप में या फिर एक ग्रंथ के रूप में हम बना सकते हैं। और इस ट्रीटी में क्या बताया गया है कि जो लोग हैं ऑन द वेज इन विच मैन आर फॉल्स टू वन अनदर, यानी कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग या एक दूसरे के लिए झूठे हैं पूरी तरह से, स्पेशली द क्लर्जी टू देयर पैरिशनर्स। और स्पेशली हम बात करें तो जो क्लर्जी मैन होते हैं, यानी कि जिसे हम एक तरह से पंडित या फिर चर्च के पादरी कहते हैं, वो अपने श्रमिकों के प्रति पूरी तरह से झूठे हैं, फॉल्स हैं। ऐसा इसमें बाकी बताया गया है, स्पेशली बताया गया है क्लर्जीज के लिए। और ट्रीटीज़ में वैसे क्या बताया कि सारे के सारे लगभग एक दूसरे के लिए झूठे हैं, यानी कि फॉल्स सैम्बलेंट बना रहे हैं। एंड इन द थर्ड सेगमेंट या थर्ड फ्रेगमेंट ends with false semblant going to the fortress of jealousy in this disguise of a religious pilgrim। अब जो थर्ड फ्रेगमेंट है या थर्ड पार्ट है उसमें एंडिंग में क्या बताया कि जो फॉल्स सैम्बलेंट है, फॉल्स सैम्बलेंट ये क्या करता है, ये जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, ये जो फोर्ट्रेस बनाया है जेलेसी नाम के एक एलेगोरिकल कैरेक्टर ने, जेलेसी के फोर्ट्रेस में जा रहा है। फोर्ट्रेस यानी कि किला। तो जेलेसी ने जो किला बनाया है वहाँ पे जा रहा है फॉल्स सैम्बलेंट। और जा कैसे रहा है, एक रिलीजियस पिलग्रिम की तरह, यानी कि एक जो तीर्थयात्री होता है, धार्मिक तीर्थयात्री, उसके रूप में जो जा रहा है। और उसके साथ इसकी एंडिंग होती है थर्ड फ्रेगमेंट की। एंड ही स्पीक्स, अब यहाँ पे ही किसके लिए आया है, ही आया है ये फॉल्स सैम्बलेंट के लिए। तो ही स्पीक्स विद विकेट टंग दैट इज होल्डिंग वन ऑफ द गेट्स। अब यहाँ पर एक और एलेगोरिकल कैरेक्टर है विकेट टंग। तो ये विकेट टंग जो है ये होल्ड किए हुए है उस फोर्ट्रेस के गेट को। एंड कन्विंस हिम टू रिपेंट हिज सिंस। अब फॉल्स सैम्बलेंट क्या कर रहा है, जेलेसी नाम के जो कैरेक्टर ने फोर्ट्रेस बनाया, किला बनाया, उसके किले पर जा रहा है। लेकिन फॉल्स सैम्बलेंट जैसे ही उस किले के गेट पे पहुंचता है तो वहाँ पर उसे एक कैरेक्टर मिलता है विकेट टंग। अब ये विकेट टंग है, वहाँ पर विकेट टंग जो है उस गेट को होल्ड किए हुए खड़ा है। तो उसके पास जाता है फॉल्स सैम्बलेंट और क्या करता है, उसे कन्विंस करता है किसी भी तरह कि वो अपने पापों का पश्चाताप जो है वो कर सके। तो उसके लिए उसे मनाता है किसी भी तरह। और एंड में क्या होता है, द पोएम एंड्स विद फॉल्स सैम्बलेंट एब्जॉल्विंग विकेट टंग ऑफ हिज सिंस। और जो पोएम है उसका एंड हो जाता है उसके बाद कि फॉल्स सैम्बलेंट जो है वो विकेट टंग को उसके पापों से मुक्त कर देता है, उसके पापों से एब्जॉल्व कर देता है, यानी कि उसके पापों से उसे मुक्ति दिला देता है किसी भी तरह। कौन दिलाता है, फॉल्स सैम्बलेंट दिलाता है मुक्ति विकेट टंग को। स्टोरी यहीं तक पूरी हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेट 17,000 के आसपास लाइंस थी, लेकिन कंप्लीट लगभग 7,000 के आसपास हुई हैं। तो पूरी स्टोरी ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाई फ्रेंच से इंग्लिश में। चौसर का ये अनकम्प्लीटेड वर्क है, ये कंप्लीट नहीं हो सका था। इसीलिए ये जो थर्ड सैम्बलेंट है या फिर थर्ड फ्रेगमेंट है उसमें इतनी ही स्टोरी बताई गई है कि फॉल्स सैम्बलेंट नाम का कैरेक्टर है वो विकेट टंग को उसके पापों से मुक्त करता है। उसके बाद क्या वो रोज़ को पा सका नरेटर या नहीं पा सका, या फिर उस किले का विनाश कर सका जो जेलेसी ने बनाया था या नहीं उसका विनाश कर सका, ये हमें कहीं भी नहीं पता लगता है इंग्लिश के अकॉर्डिंगली।
क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन ही पूरी नहीं हो सकी। तो लगभग इसमें ये चीज़ें हैं सारी जो मैंने आपको बताई हैं। तो इनमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एक तो ये ड्रीम एलेग्री है, यानी कि ड्रीम एलेगोरिकल पोयम है, एलेग्री के रूप में है, और ये ऑक्टा सिलेबिक कपलेट्स में है, ऑक्टा सिलेबिक कपलेट्स। अप्रॉक्सीमेट हम बात कर रहे हैं, अप्रॉक्स 7000 लाइन्स वर ट्रांसलेटेड, यानी कि लगभग 7000 के आसपास लाइन्स जो हैं वो ट्रांसलेट हुई हैं। और ये एक लेंथी, हम कह सकते हैं एक लेंथी एलेगोरिकल पोयम है। एलेग्री है तो एलेग्री के रूप में ही है, और एक पोयम के रूप में थी ये, क्योंकि चौसर ने जब स्टार्ट किया था उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चूज़ किया था लिखने के लिए। तब उस टाइम 4 टाइप की डायलेक्ट चलती थी लंदन में, जिसमें से उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चूज़ किया लिखने के लिए। तो उसमें इन्होंने लिखा, और पोइट्री की फॉर्म में लिखते थे चौसर ज़्यादा। तो ये एक पोयम के रूप में है, काफ़ी लेंथी है ये पोयम, इसीलिए इसे लेंथी एलेगोरिकल पोयम कहा जाता है। और इसमें हम बात करें तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे फॉल्स सैम्बलेंट है, उसके अलावा कैरेक्टर है जेलेसी नाम का जिसने वो किला बनाया था, उसके अलावा नरेटर का बताया गया है, उसके अलावा रोज़ नाम का कैरेक्टर है जिसे पाने के लिए पूरी चीज़ हो रही है। रोज़ का बेसिकली ये सिंबॉलिक चीज़ बताई गई है कि रोज़ को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है एलेगोरिकल फॉर्म में। और उसके अलावा इसमें विकेट टंग के बारे में भी बताया गया है। उसके अलावा इसमें गॉड ऑफ लव का भी कुछ सीन बताया गया है। गॉड ऑफ लव अपने बैरन्स के साथ मिलकर उस किले पर अटैक करने के बारे में योजना बनाते हैं, तो उस चीज़ का भी बताया गया है। तो बेसिकली ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं इसमें बताए गए हैं। तो इन कैरेक्टर्स को अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो स्टोरी इसमें कुछ वो खास ज़्यादा है नहीं, समरी अगर हम ध्यान रख लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इनफ हो जाती है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नेट में इस टाइप के ही क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है या किस तरह की फॉर्म में लिखी गई है, ये अप्रॉक्सीमेटली कौन कौन सी या कितनी लाइंस ट्रांसलेट हुई हैं, या फिर ये किन्होंने बेसिकली लिखी थी पोएम और किसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो इसमें इसी तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के पार्ट्स को, या इनके आगे की जो पोएम्स या वर्क्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।